यहाँ पर तो बाढ़ की समस्या है, सबको नावे नाव दिखता है यहाँ, इसीलिए नाव पर ही मोहर लगाएंगे सब कोई। नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता का कदर जानता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, कार्यकर्ता तो तब होता है ना जब वीआईपी के कार्यकर्ता को मिलता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता को। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता को मिल गया, ये तो और भी अच्छा हुआ ना कि हम गठबंधन में चुनाव का टिकट बीजेपी के कार्यकर्ता को मिल रहा है, अच्छा कैसे हुआ? अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है तो वीआईपी की तरफ से एक सम्मान हुआ ना। कोई चीज जो है मांगा जाता है, मांग कर लाया जाता है, आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप पकड़ कर किसी सामान को पकड़ करके यहाँ लावें और यहाँ स्थापित करें, तभी यहाँ पर डेवलप हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। आप डिमांड ही नहीं करेंगे, आप सोए रहेंगे तो यहाँ पर क्या अपने आप विकास हो जाएगा? देखिए, मनाने उनाने की कोई बात नहीं है। कोई 4 आदमी टिकट के लिए चलते हैं तो एक ही आदमी को टिकट मिलता है ना, मिलता है तो 3 आदमी तो दुखी होंगे ना, तो दुखी होंगे। तत्काल 2010 में दुखी थे? नहीं, हम दुखी तो थे। 11 में से कितने उम्मीदवार वीआईपी के कार्यकर्ता हैं? अब 11 में से ये हमको पता नहीं है कि कितने लोग भाई कार्यकर्ता हैं। अब हो सकते हैं और जगह पर उनके कार्यकर्ता हों, परंतु मैं उनका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन अभी तो उन्हीं का ही कैंडिडेट हूँ तो कार्यकर्ता तो उन्हीं का होऊंगा ना। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा में अभी हम हैं। ये सीट एनडीए के कोटे से वीआईपी के पास ये सीट गया है और वीआईपी के उम्मीदवार लखनलाल पंडित जी हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। लखनलाल पंडित जी, पहली बार आप हमारे ऑडियंस से जुड़ रहे हैं, पहली बार लोग आपको सुनेंगे, तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर राजनीति में कब आए? मैं लखनलाल पंडित टेरागाछ का वासी हूँ और साधारण कृषि परिवार से आता हूँ। और मेरे पिताजी अंगूठा छाप हैं, परंतु मैं एमएससी पीएचडी किया हूँ और 9 साल तक महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा में प्रोफेसर रहा हूँ। राजनीति में रुचि रहने के कारण मैं राजनीति में आ गया। 2 बार हम मुखिया भी रहे हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते उपाध्यक्ष पद से, प्रखंड के उपाध्यक्ष पद से आज जिला में महामंत्री हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। गठबंधन में वीआईपी से मुझे टिकट मिला है। अब तो वीआईपी पार्टी में हुए ना। अच्छा, चलिए उस पर भी आएंगे। पहले ये चीज़ कि आप अभी भी प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में? हमने रेजिग्नेशन मार दिया है। अभी रेजिग्नेशन छोड़, अभी कुछ लोग बता रहे थे टेढ़ागाछ की किसी कॉलेज में आप? नहीं, कभी नहीं, छोड़ दिए? बिल्कुल। राजनीति में कब आए? राजनीति में 1995 में मैं आया। मुखिया के पंचायती स्तर? पंचायत स्तर में नहीं, 1995 में आया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2001 में मुखिया बने। किस पंचायत से? खनियाबाद पंचायत टेरागाछ से। और इसके बाद 2011 में भी मुखिया बने वहीं से। 2010 में विधानसभा चुनाव आप पहली बार लड़े? 2010 में विधानसभा चुनाव लड़ा था निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी चुनाव, तब मैं लड़ा था। तो एनडीए में थे आप, भाजपा से पहले ही से जुड़े थे, फिर भी आपने बगावत करके जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट, और जिसकी वजह से लोग बताते हैं कि जदयू के उम्मीदवार मुसव्विर साहब लगभग 4000 वोटों से हार गए, आपको 9000 वोट आए। हाँ, 9062 वोट आया था मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा और जीतने के उद्देश्य से खड़ा हुआ था, परंतु यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जीतता नहीं है और पार्टी की तरफ रुझान होता है लोगों को, इसलिए 2 बजे के बाद 1 बजे तक तो हमको वोट मिला, परंतु 1 बजे के बाद ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके द्वारा हर जगह पर कुछ कहा गया है, सुना गया लोगों से, और वोट की कमी होने के कारण मुझे 9000 वोट आया और मैं तीसरे स्थान पर रहा निर्दलीय कैंडिडेट। राजद के लोग, एनसीपी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग खड़े थे, सारे दल के लोग मेरे से पीछे हो गए। अच्छा। और मैं तीसरे स्थान पर रहा। आपको लगता है आपकी वजह से 2010 में एनडीए यहाँ से हारी? एनडीए हारी, यहाँ से हारी, उसका तो अलग अलग कारण है, बहुत सारे कारण हैं। आप 9000 वोट लाए, एनडीए लगभग सिर्फ 3800 वोट से हारी यहाँ से। वो कारण नहीं है। हम तो अपने चुनाव को, हम टिकट के लिए गए थे और उस समय हमने ये सोच लिया क्या कि भाई भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा। नहीं मिलने के कारण मैंने चुनाव लड़ा और मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि जदयू हार जाए, मेरा उद्देश्य ये था कि कांग्रेस हार जाए, इसके लिए मैं खड़ा हुआ था। अच्छा, कांग्रेस को हराने के लिए आप वीआईपी से, मतलब क्या अभी भाजपा के कोटे से ये सीट अचानक से जब वीआईपी के कोटे में चली गई तभी आप वीआईपी से जुड़े या पहले भी वीआईपी से कोई संबंध? नहीं, वीआईपी से हम जुड़े हुए नहीं थे। मैंने अभी कहा है
कि मैं जिला में महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट फाइनल हो गया था। घोषणा मात्र बची हुई थी, 13 तारीख के शाम को घोषणा होती है, तो उसमें बहादुरगंज सीट नहीं आता है और ये वीआईपी के कोटे में चली जाती है। और शीर्ष नेताओं ने विचार कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कैंडिडेट घोषित था लगभग, तो क्यों नहीं इसे ही टिकट दिया जाए। अच्छा, और मुझे वीआईपी का कैंडिडेट एनडीए के तहत बनाया गया। तो बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी के लोग आके सिंबल दे रहे हैं, फोटो एक वायरल हो रहा था, सिर्फ पार्टी वीआईपी है, तो उससे मतलब क्या वीआईपी का यहाँ पे संगठन है, किस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं? वीआईपी का संगठन भी है, किशनगंज जिले में के लोग ही वीआईपी में चले गए। बीजेपी के लोग सभी वीआईपी में नहीं गए, वीआईपी का अपना अपना संगठन है। पहले क्या संगठन यहाँ पे? पहले से ही संगठन है। अच्छा। पहले से ही संगठन है। रोहित दास जी होंगे कहीं, अच्छा। वो जिला के अध्यक्ष हैं वीआईपी के। अच्छा। और चंदन कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं, और एक उपाध्यक्ष भी है, क्या नाम है, दीपक जी, वो उपाध्यक्ष है। उनकी पार्टी चल रही थी यहाँ, उनका संगठन उतना मजबूत नहीं हो पाया था जितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और वीआईपी के सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर समन्वय समिति बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पीएचडी राजनीति में पीएचडी किए हुए लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं भी जब एफिडेविट स्टडी कर रहा था तो राम प्रकाश महतो जी कटिहार में, इस इलाके में आप अकेले पीएचडी किया। किस चीज़ में आपने पीएचडी किया है? हमने बॉटनी में पीएचडी किया है। बॉटनी में पीएचडी किया है। बोलिए, क्या लगता है आपको पढ़े लिखे लोगों को और आने की राजनीति में ज़रूरत है? एकदम ज़रूरत है। अगर इस समय में जब ये काम करना पड़ेगा, आज डिजिटल इंडिया हो रहा है, इस समय पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है। अच्छा। इसको तो समझना ही पड़ेगा कि पढ़े लिखे लोग ही अभी की भाषा समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया डेवलप कर रहा है। अच्छा, सामने इस बार जो उम्मीदवार हैं, एक तो कांग्रेस के पुराने विधायक जो 2005 से हैं, और एआईएमआईएम है मैदान में, किस तरीके से देखते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले को? ठीक है, इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं ही चुनाव जीतूंगा, इसका मुझे आभास हो रहा है। पहली बार टेढ़ागाछ क्षेत्र से किसी बड़े गठबंधन ने किसी को टिकट दिया है, तो ये पहले इतने दिनों से मतलब टेढ़ागाछ क्षेत्र को इस तरीके से क्यों अनदेखा किया जा रहा था? क्योंकि आप बीजेपी से शुरू से जुड़े हैं, तो क्यों अनदेखा किया जा रहा था? इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है तो पार्टी के शीर्ष नेता बताएंगे, परंतु हम भी जुड़े हुए हैं। हम लोग हमेशा टिकट के लिए दौरा दौरी कर ही रहे हैं, सब कोई भागा दौरी में है। टिकट लेने का प्रयास तो हो ही रहा था, लेकिन यहाँ टेढ़ागाछ में मात्र 12 पंचायत हैं, और 12 पंचायत को देख करके सोचने में आता है कि 12 पंचायत में वोटर्स कितने होंगे, इसीलिए इसको कम संख्या आंक करके यहाँ टिकट शायद नहीं दिया जाता होगा। और पहली बार पार्टी ने हिम्मत किया है कि किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और मैं कार्यकर्ता से यहाँ इस पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ, विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता का कदर जानता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कार्यकर्ता तो तब होता है ना जब वीआईपी के कार्यकर्ता को मिलता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता को। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता को मिल गया, ये तो और भी अच्छा हुआ ना, कि हम गठबंधन में चुनाव का टिकट बीजेपी के कार्यकर्ता को मिल रहा है, अच्छा कैसे हुआ? अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है तो वीआईपी की तरफ से एक सम्मान हुआ ना, कि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो हम त्याग कर रहे हैं कि वीआईपी के लोगों को न देकर हम अपने गठबंधन के लोगों को ही दे देते हैं, जो सशक्त हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं। वो लोग भी आशा करते हैं ना किनको टिकट दें जो चुनाव निकल सकता है, इसके चलते हमको टिकट दिया है वीआईपी ने। कुछ सीटें हैं जैसे किशनगंज विधानसभा हुआ, सिकटी विधानसभा हुआ, यहाँ पे बीजेपी और के खिलाफ वीआईपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, अब यहाँ तो जो बात हो रही है कि वीआईपी के उम्मीदवार कहीं कहीं खड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख है इस बात का, नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे किए हैं तो मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ ऊपर वाले लोगों की बात है। बड़ी बड़ी बात बड़े बड़े लोग करें। पार्टी में क्या हो रहा है आप उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता? नहीं, अंदाजा सब कुछ है। अच्छा, परंतु कुछ बात बोली जाती है, कुछ बात को न बोलना ही सही होता है। मतलब वजह आपको पता है, बताना नहीं चाह रहे? अब इतना कुरेद के निकालेंगे तो बोलना पड़ेगा, परंतु वहीं रहने दीजिए तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अभी हाल ही में एक मामला चर्चे में है, मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज हो गया, फायरिंग भी हो गई, सुना होगा आपने मुंगेर में। इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्यों, मतलब सही हुआ, गलत हुआ, होना था, नहीं होना था? नहीं, देखिए,
ये सब जहाँ कहीं भी हो रहा है असामाजिक तत्व कर रहे हैं। कोई सांप्रदायिक कहीं पर बात नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हुई है, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो कहीं पर भी दंगा फसाद की बात जो वो जंगल राज में होता था ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। नहीं, दंगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं, लोगों को लाठी से मार रहे हैं, वीडियो भी एक वायरल हो रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा मैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो यदि लाठी से मार रहे हैं तो ये तो दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना था। मुंगेर की जो एसपी हैं वो जदयू के एक बड़े नेता की बेटी हैं, इस वजह से क्या सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ये सब बड़े नेता, छोटे नेता और एसपी हैं तो प्रशासनिक आदमी हैं, उन पर तो शिकंजा कसा ही जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को बचाया जा रहा है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डिमांड करेंगे आप? होगी भाई, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर गलत किया है तो होनी चाहिए, अगर न किया है तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया मूर्ति विसर्जन के दौरान, आप कहेंगे ना कि गलत हुआ है? वैसे अब तो जिम्मेवारी तो लेना चाहिए, किसी को लेना चाहिए। चलिए, जो बहादुरगंज की समस्या है उस पर बात करते हैं। बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है, आप आएंगे तो क्या अलग करेंगे, कैसे उसको समाधान, उसके लिए क्या निकालेंगे? देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है वो बोल कर नहीं आता है ना, आता है, लेकिन उसका समाधान भी खोजना हमारे प्रतिनिधि का काम है। जो चुनकर जाते हैं उस प्रतिनिधि का काम होता है, परंतु झांकने के लिए लोग नहीं आते हैं। जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति होती है उसमें किसी भी तरह का मदद करने के लिए ये लोगों ने हाथ कभी नहीं बढ़ाया, लोगों को आंसू पोंछने का कभी काम नहीं किया। इसीलिए मैं ज़मीन का नेता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं आता हूँ, मुझे चुनाव ये लोग जिताते हैं तो मैं ज़रूर है कि इनके ऊपर खरा उतरूँगा और कार्य करने में साबित होऊंगा सही। किसने आंसू पोंछने का काम नहीं किया? एनडीए की सरकार 15 साल से। एनडीए की सरकार जो भेज रही है वही मात्र मुहैया हो रहा है ना। लोगों ने कहाँ कुछ हुआ है सर? क्या कुछ हुआ है? आपकी एनडीए की सरकार ने क्या किया है बाढ़ को लेकर आपके टेढ़ागाछ क्षेत्र में? सिर्फ टेढ़ागाछ बताइए, बहादुरगंज भी छोड़ दीजिए। बहादुरगंज छोड़ दें, आप सिर्फ टेढ़ागाछ की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, टेढ़ागाछ में बाढ़ की समस्या को लेकर तो बहुत कम काम हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे इसलिए नीतीश कुमार की सरकार ने ध्यान नहीं दिया? ऐसी बात नहीं है। कोई चीज़ जो है मांगा जाता है, मांग कर लाया जाता है। आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप पकड़ कर किसी सामान को पकड़ करके यहाँ लावें और यहाँ स्थापित करें, तभी यहाँ पर डेवलप हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। आप डिमांड ही नहीं करेंगे, आप सोए रहेंगे तो यहाँ पर क्या अपने आप विकास हो जाएगा? भगवान आके विश्वकर्मा जी खुद कर देंगे क्या? सरकार के लोगों को, सरकार के अधिकारी हैं, उनको नहीं दिख रहा। वीडियो जो जायजा करके जाते हैं उनको नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है? दिखता है, सब कुछ दिखता है। इनकी कितनी बात रहती है, ब्यूरोक्रेट की बात हुई। नेता जो बनता है उसको तो आवाज़ उठाने के लिए बनता है। आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने वाला यदि नहीं होता है तो देने वाला भी कम होता है। अच्छा, भेदभाव हुआ है मतलब? भेदभाव कुछ भी नहीं हुआ, भेदभाव की बात नहीं है। आप यदि भूखे होंगे तो ना, आपको भूख लगती नहीं है, आप वहाँ चिल्लाते नहीं हैं, कभी विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते, जिसके कारण नहीं हो रहा है। तो बेसिक सी चीज़ है बिजली की समस्या। आज भी आप टेढ़ागाछ के लोग अररिया पे निर्भर हैं, इसका तो समाधान सरकार खुद से कर सकती थी ना, इसके लिए भी विधायक को कुछ करना पड़ेगा? नहीं, विधायक को करना नहीं है, बिजली अररिया से भी आ रही है तो अभी समस्या रेगुलर नहीं है। यहाँ तो बिजली ही नहीं थी, धीरे धीरे पोल गिरे और बिजली आई और अभी तो 20 घंटे बिजली रह रहे हैं यहाँ। बिजली 20 घंटे है। कभी कभी तो कट जाना स्वाभाविक होता था, टाउन में नहीं रहता था, अब तो देहात में रहने लगा है। तो आप कह रहे हैं कि इम्प्रूव हुआ है, तो वो भी सही है। इम्प्रूव हुआ है, जो सरकारी स्तर पर जो काम होना है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर विधायक रहने से जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। सारी गलती विधायक की, सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार की गलती कहाँ से आएगी भाई? सरकार तो अपना योजना जो तय कर रही है हर जगह पर भेज रही है, कहीं कोई दिक्कत है क्या? अगर 6,000 रुपया कहीं भेज रही है तो आपके यहाँ नहीं भेज रही है क्या? बहादुरगंज की सड़कों को कौन बनावेगा? खाली शिलान्यास करने से रोड बन जाएगा क्या? उसका निरीक्षण करना होगा, उसको दुरुस्त ढंग से बनाना होगा। कि सिर्फ शिलान्यास कर दिया और रोड बन गया, ऐसा होता है क्या? पैसा सरकार भेज रही है, उसका उपयोग करवाना न करवाना, अनुशंसा करना न करना, सब तो विधायक के जिम्मे होता है ना।
आप लोग तो जानते हैं इस बात को। सड़क का जो ये हाल है, अभी जो मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया बैगना होते हुए यहाँ तक जब पहुँचा हूँ मैं, तो सड़क जिस जर्जर हाल में है, कहीं तक तो सड़क ही गायब हो जा रहा है बीच में घर में घुसेंगे कहाँ घुसेंगे पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए भी टोटली विधायक जिम्मेदार या सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं? अब तो आप तो इतना बात तो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं ना कि जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता क्या आने लायक है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? गायब हो जा रहा है, बीच में कहाँ घुस रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो रास्ता के लिए कौन जिम्मेवार होगा? देखने वाला कोई होगा तभी ना फिर बनाने वाला भी होगा। देखने वाला ही नहीं है, मरो सरो कोई बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कुल मिला के इस बार भी अगर सरकार के लोग यहाँ से नहीं जीतते हैं तो यही हाल होगा, रह जाएगा? तो सरकार के लोग जीतेंगे तो ज्यादा काम होगा, दूना काम होगा, 4 गुना काम होगा, और विपक्ष के लोग जीतेंगे तो एकदम से कम काम हो रहा है जिस तरह का हो रहा है। इसमें कहीं पर इस तरह की बात नहीं है कि इनको नहीं दिया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है। आप लेने को तैयार नहीं है, जितना पैसा है वो लौट के जाता है, इस तरह की बात होती है। तो ये भी सकता है कि महागठबंधन की सरकार बन जाए। नहीं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपका एग्जिट पोल आता है कि नहीं? आपका एग्जिट पोल आता है, आप लोग नहीं कराते हैं। जो एग्जिट पोल कराते हैं वो तो दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। आज तो और दिखेगा, आज 28 तारीख है ना, पोल हो रहा है ना, तो दिखेगा। और राजवंशी समाज, इधर पता चल रहा था कि बहादुरगंज और किशनगंज क्षेत्र में खफा थे कि राजवंशी समाज से एनडीए ने टिकट नहीं दिया, तो क्या है, अब भी खफा है या मना लिया गया है? देखिए मनाने उनाने की कोई बात नहीं है। कोई 4 आदमी टिकट के लिए चलते हैं तो एक ही आदमी को टिकट मिलता है ना, मिलता है तो 3 आदमी तो दुखी होंगे ना, तो दुखी होंगे। तत्काल 2010 में दुखी थे? नहीं, हम दुखी तो थे। तो ऐसा होता है कि 3 आदमी जब दुखी हैं तो कुछ दिन बाद दुख भी थोड़ा कम होता है, दर्द थोड़ा कम होता है। आज हम राजवंशी समाज में खड़े हैं। अच्छा। यहाँ राजवंशी का पूरा पॉपुलेशन है। अच्छा। कहाँ कोई व्यक्ति नाराज है? कोई व्यक्ति नाराज नहीं है, लेकिन है क्या, तत्काल दुख होता है कि कोई भी अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए करते हैं। लेकिन मैं तो सबका समर्थन ले रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ और सब कोई हमको वोट करेंगे। अवध बिहारी जी जो पूर्व विधायक हैं बहादुरगंज के, वो हैं साथ आपके? एकदम साथ है, साथ में घूम रहे हैं आप? एकदम साथ में है। साथ में। बहादुरगंज में तो राजवंशी समाज ने अपना ही उम्मीदवार खड़ा कर दिया, किशनगंज में, सॉरी हाँ। किशनगंज में खड़ा कर दिया है। मोहन सिंह जी खड़े हुए हैं, शायद वो कोई सचिव होते हैं राजवंशी समाज के। चलिए वो खड़े हुए हैं, फिर हमारे समाज के लोग हैं, फिर उनको मिला लिया जाएगा, हो सकता है आ जाए साथ में। मुकेश साहनी जी आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं या एनडीए के कोई बड़े नेता बहादुरगंज आ रहे हैं? अभी कोई तय नहीं है, अभी तय नहीं है। उनका भी इलेक्शन होना है, वो भी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और एनडीए के बहुत सारे नेता का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि 1-2 तारीख से ये निर्णय होगा। कौन कौन आ रहे हैं ये अभी बताया नहीं जा सकता, किसी का प्रोग्राम सेट नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है सर, 13 सीटों पर वीआईपी चुनाव लड़ रही है, 13 में से कितने? नहीं, 11 + 2 बताया ना, बहादुरगंज, किशनगंज और सिकटी, उसको हटा के चलिए 11। हाँ चलिए 11 में से कितने उम्मीदवार वीआईपी के कार्यकर्ता हैं? अब 11 में से ये हमको पता नहीं है कि कितने लोग भाई कार्यकर्ता हैं। अब हो सकते हैं और जगह पर उनके कार्यकर्ता हों, परंतु मैं उनका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन अभी तो उन्हीं का ही कैंडिडेट हूँ, तो कार्यकर्ता तो उन्हीं का होऊंगा ना। इलेक्शन सिंबल नया है, लोगों को समझाने में या क्या परेशानी आ रही है कि नाव है, नया सिंबल? नहीं, नया है, नाव है, कोई परेशानी नहीं है। ये लोग यहाँ पर चुनाव जब होता है तो मुखिया के इलेक्शन में 6 बैलेट में मारता है मोहर, लेकिन कहीं गलती नहीं होती है। जिस वार्ड मेंबर के लिए सोचता है ना, उसी वार्ड मेंबर को पड़ता है। 6 तो याद रखता है। यहाँ की महिलाएं पुरुष से ज़्यादा तेज हैं, वो समझ जाती है एक बार में कि इसी छाप में मारना है। और यहाँ पर तो बाढ़ की समस्या है, सबको नाव दिखता है यहाँ, इसीलिए नाव पर ही मोहर लगाएंगे सब कोई। वैसे तो आखिरी क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था, लेकिन और एक सवाल ले लेते हैं। विजन आपका क्या है, आप क्या अलग करेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली, बाढ़, सड़क, इसको लेके अलग कैसे आपका अप्रोच अलग क्या होगा? पढ़े लिखे हैं, पीएचडी के इलाके में अकेले उम्मीदवार हैं, तो बताइए क्या अलग करेंगे? देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो पढ़े लिखे स्टाइल में भी काम करूँगा। क्या स्टाइल? बहुत सारे युवक होंगे और जिनको यहाँ इंटर कॉलेज उपलब्ध है कहीं कहीं पर, और माध्यमिक विद्यालय है। टेरागाज के अंदर में एक डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था करेंगे हम, इसका डिमांड मैं करूंगा। और इसके बाद बहादुरगंज में एक महिला डिग्री कॉलेज हो, इसकी व्यवस्था मैं कराऊंगा। और फिर आगे की जो योजनाएं होंगी,
इन लोगों के लिए जो बच्चे माने बेरोजगार हैं उनके लिए भी विचार किया जाएगा। उन लोगों पर भी सरकार से कुछ न कुछ ले करके जिस में हो उसमें उनका समायोजन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम अपने स्तर से सोचेंगे। कंक्रीट कुछ नहीं बताया सर आपने, पढ़े लिखों वाली बात एग्जैक्टली ये करेंगे, कुछ करेंगे तो वो तो सर वही बात हो गई जो फिर बिना पढ़े लिखे उम्मीदवार बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं, कंक्रीट बताया कि पढ़े लिखे को अब यहाँ डिग्री करने की बात होती तो ये पढ़े लिखे वाली बात हुई कि अनपढ़ वाली बात हुई? रोजगार के लिए कुछ करेंगे आपने कुछ बोला, रोज करेंगे क्या ये बताइए ना। नहीं रोजगार के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे? जैसे मान लिए कि सभी सेक्टर में जितने सेक्टर में रोजगार उपलब्ध हो पाता है हमारे बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है। अच्छा, यहाँ पर अपने बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है उस सेक्टर में। अब यहाँ रहते हैं किशनगंज के लोग, भर्ती हो जाते हैं मुजफ्फरपुर के लोग, तो यहाँ पर भी तो उसकी व्यवस्था की जाएगी कि हमारे लोगों को प्राथमिकता देके हमारे लोगों की बहाली की जाए। अच्छा। इसको बोलने वाला कोई है क्या? ऐसा नहीं ना है। अपने लोगों को अपने जगह पर बहाली करने का पूरी व्यवस्था किया जाएगा। महाराष्ट्र में जो मराठी मानुस चल अब ऐसा थोड़ी नहीं है, मराठी मानुस की बात नहीं है। किशनगंज जिला सबसे पिछड़ा जिला है। अगर एक भी बच्चा यहाँ से उठ के जाता है तो उस गांव का विकास होता है। इस गांव के विकास के लिए, हमारे इस एरिया के विकास के लिए यदि हमको ये भी कदम उठाना पड़ेगा तो अगर मराठी है तो मराठी बनना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये प्राथमिकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।